हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैली में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यालयीय हिंदी का उद्देश्य। इसमें हमने पहले वीडियो में देखा था कार्यालयीय हिंदी का स्वरूप। इसमें देखने जा रहे हैं कार्यालयीय हिंदी का उद्देश्य, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कार्यालयीय हिंदी का क्षेत्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए जिस पर आप चाहती हैं वीडियो बनवाना, तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। ऑलरेडी एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था एक वीडियो के लिए। उसने कहा था प्रयोजन मूलक हिंदी पर वीडियो बनाने के लिए, जो मैं अभी तक नहीं बना पाई हूँ, बट मेक श्योर मैं जल्दी ही उसका वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्यालयीय हिंदी का उद्देश्य। कार्यालयीय हिंदी प्रशासन की राजकाज की भाषा है। कार्यालयीय हिंदी वह भाषा है जिसे प्रशासन की राजकाज की भाषा कही जाती है। मतलब कोई भी लिखित काम में किसी कार्यालय में इस्तेमाल होने वाली जो हिंदी है उसे हम कार्यालयीय हिंदी कहते हैं। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जब भी हम वीडियो देखते हैं हिंदी के, तो बहुत सारी चीज़ें हिंदी में रिपीट होती हैं। अगर आप उन चीज़ों को रिपीट करके ऐसे ही लिखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। आप यहाँ भी वीडियो में देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर रिपीट होंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम टू सेम मेंशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, आपको पूरी की पूरी मार्क्स मिलेंगे। इसका उद्देश्य कार्यालयीय स्तर पर हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य जो है वो हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना है कार्यालयीय स्तर पर। यानी कि कार्यालय में जो भी हिंदी इस्तेमाल की जाती है, आप देखेंगे किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी कह सकते हैं दफ्तर में, कहीं भी जो भी हिंदी इस्तेमाल की जाती है उसे हम कार्यालयीय हिंदी कहते हैं। जिसे पत्र लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो भी कार्यालयीय हिंदी होती है, जो कि कार्यालय में इस्तेमाल की जाती है। और हिंदी को सर्वमान्य की पहुंच तक लाना है, यानी कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जान सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। सर्वमान्य की पहुंच तक पहुंचाना हिंदी का उद्देश्य है, या फिर आप कह सकते हैं कार्यालयीय हिंदी का उद्देश्य है। भारत में हिंदी बोली जाती है, किंतु ऐसी स्थिति है कि कहीं कहीं हिंदी भाषा को नहीं बोला जाता है। हिंदी को वह महत्व प्राप्त नहीं है जो उसको होना चाहिए। भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं पर हिंदी बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं तमिल, तेलुगु, मलयालम, अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन हिंदी काफ़ी क्षेत्र में बोली जाती है। आप देखेंगे बहुत बड़ी हिस्से में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी को अभी भी वह महत्व नहीं दिया गया है जो उसे होना चाहिए। भारत में एक राष्ट्रभाषा हो वह भी सपना है जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए यह कार्यालय हिंदी के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिमांड करते हैं कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी नहीं है भारत की। लेकिन क्योंकि हिंदी बहुत बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है, बहुत बड़े लेवल पर बोली जाती है, इसीलिए ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि हिंदी जो है उसे राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए यह कार्यालय हिंदी के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हम लेवल टू लेवल चलते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि उसे कार्यालय में शामिल किया गया। कार्यालय में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे कई देश हैं जो प्रशासन और सामान्य स्तरों पर एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, और वे भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विस्तृत हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, उनकी राष्ट्रभाषा एक ही है। वहाँ पर सारे लोग एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो देश हैं वो भारत से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी हैं, भारत से बहुत बड़ी हैं, फिर भी उनकी एक ही भाषा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की ये डिमांड है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भारत में भी एक राष्ट्रभाषा का होना बहुत ज़रूरी है, और वो हिंदी के रूप में अपनी राष्ट्रभाषा को देखते हैं।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विद्वानों का ध्यान देश के स्वाभिमान और गरिमा के अनुकूल भाषा के विकास की ओर गया। यह अत्यंत आवश्यक तत्व था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भी विद्वान थे, उन लोगों का ध्यान देश की गरिमा और स्वाभिमान की तरफ गया और भाषा के अनुकूल जो विकास होता है, यानी कि भाषा का जो विकास है, उस पर भी उनका ध्यान गया, जो कि अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि भाषाई स्वाभिमान स्वतंत्र राष्ट्र का एक अभिन्न अंग होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कि आप देखेंगे यूएसए है या अमेरिका है या फिर बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर एक ही लैंग्वेज है, यानी कि अगर अमेरिका है तो वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ की राष्ट्रभाषा है। ऐसे ही भारत की भी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, भारत की गरिमा, उसके स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए, और उस राष्ट्रभाषा के रूप में लोग चाहते हैं कि हिंदी को वो महत्व, वो स्थान प्रदान किया जाए। सर्वसम्मति से हिंदी भाषा को देश की भाषा के रूप में मनोनीत किया गया और हिंदी को राजभाषा अथवा कार्यालय हिंदी बनाए जाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सर्वसम्मति से हिंदी जो है वो देश की भाषा के रूप में मनोनीत किया गया, लेकिन अभी भी वो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है, लेकिन उसे राजभाषा का दर्जा जरूर मिला है और आने वाले समय में हो सकता है कि उसे कभी राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दिया जाए। कार्यालय हिंदी के रूप में इसे अपनाया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बनाने के लिए। देखते हैं कार्यालयी हिंदी को जब बनाया गया, कार्यालयी हिंदी का जब इस्तेमाल किया गया तो उसके उद्देश्य क्या थे, आखिर क्यों कार्यालयी हिंदी को रखा गया, उसके उद्देश्य क्या हैं। प्रशासनिक कार्यों में सुविधा की दृष्टि से प्रशासनिक कार्यों में सुविधा हो जाती है हिंदी से। अब कौन सी सुविधाएं होती हैं देखते हैं। हिंदी को कार्यालयी हिंदी बनाने के पीछे यह धारणा प्रमुख रूप से क्रियाशील थी कि हिंदी केवल ज्ञान, विज्ञान, अध्ययन, साहित्य आदि की ही भाषा बनकर ना रह जाए, वरना केवल लोक संपर्क की भाषा ना बनी, बल्कि प्रशासनिक भाषा के रूप में सरकारी काम, व्यवहार और बोलचाल की भी भाषा बनाई जाए। यानी कि प्रशासनिक कार्यों में सुविधा की दृष्टि से अगर हम देखें तो केवल साहित्य में उसका इस्तेमाल ना किया जाए हिंदी का, या फिर लोक संपर्क के लिए, यानी कि हम जब आपस में बात कर रहे हैं तभी हिंदी का इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि बड़े पैमाने पर हिंदी का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकारी कामों में भी हिंदी का महत्व दिया जाए, हिंदी को महत्व दिया जाए, और व्यवहार और बोलचाल की भाषा सिर्फ ना बनकर रह जाए हिंदी। तो ये चीज़ आप देखेंगे प्रशासनिक कार्यों में इसीलिए हिंदी को रखा गया और इसे कार्यालयी भाषा बनाया गया। दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रभाषा का सपना साकार हो। कार्यालयी हिंदी प्रशासन की राजकाज की भाषा है। इसका उद्देश्य कार्यालयी स्तर पर हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना है और हिंदी को सर्वमान्य की पहुंच तक लाना है। भारत में हिंदी बोली जाती है, मगर ऐसी भी स्थिति है कि कहीं कहीं हिंदी भाषा को नहीं बोला जाता है। हिंदी को वह महत्व प्राप्त नहीं है जो उसे होना चाहिए। भारत में एक राष्ट्रभाषा हो, वह भी सपना है जो आज तक पूरा ना हो सका। ये पूरा पैराग्राफ हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब आपको लग रहा होगा कि इसे हमने नीचे क्यों लिखा है। आपको भी ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं हिंदी में, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। राष्ट्रभाषा का सपना साकार हो, इस उद्देश्य में जो भी चीज़ें लिखी हैं इसे मैंने ऊपर भी मेंशन किया था। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में वही लिखना है और बाद में इन्हें अपने अकॉर्डिंग कह सकते हैं सब पार्ट में डिवाइड करना है, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। तो हिंदी जो है वो प्रशासनिक भाषा है, वहाँ पर कार्यालयी हिंदी के रूप में उसे रखा गया है, और इसी कार्यालयी हिंदी के रूप में रखना एक महत्वपूर्ण कदम है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। और बहुत सारी जगहों पर हिंदी बोली जाती है, बड़े पैमाने पर भारत में हिंदी बोली जाती है, लेकिन फिर भी हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है। इसीलिए इसे अभी तक एक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन राजभाषा का दर्जा इसे ज़रूर मिला है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, ये आपको हमेशा याद रखना है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। न्याय प्रक्रिया में सुगमता हेतु, न्याय प्रक्रिया जो होती है उसमें सुगमता रहे, सरलता रहे, इसके लिए भी हिंदी रखी गई है। न्यायालय में आज भी कामकाज की भाषा आज भी अंग्रेजी ही मानी जाती है। आप देखेंगे जो कोर्ट होती हैं, जो न्याय होता है वहाँ पर, न्यायालय होता है वहाँ पर जो भी कानूनी तौर पर भाषा रखी गई है वो इंग्लिश है,
ताकि यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, कहीं तमिल, मलयालम, तेलुगु जो भी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ा वगैरह, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग एक ही भाषा को नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए इंग्लिश को रखा गया है ताकि सभी लोग सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकें, जान सकें। भारत के विधि के क्षेत्र में हिंदी की जितनी अपेक्षा की गई उतनी किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। अधिकांश न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले वाद और बहसें आज भी अंग्रेजी में होती हैं। यानी कि आज भी बहुत सारी बहसें, बहुत सारे वाद विवाद ऐसे होते हैं जो न्यायालय में होती हैं, तो वो इंग्लिश में ही होते हैं। वहाँ पर हिंदी का कोई महत्व नहीं है, वहाँ पर हिंदी को नहीं रखा गया है। इंग्लिश में इसलिए रखा गया है ताकि सभी लोग उस चीज़ को समझ सकें। अपनी अपनी वाद के संबंध में वादी या प्रतिवादी को यह भी नहीं पता चल पाता कि न्यायालय में प्रस्तुत उनके वाद को अधिवक्ता द्वारा कितनी मजबूती से प्रस्तुत किया है और उनकी उस बात को उसके पक्ष में प्रस्तुत किया भी है या नहीं। यानी कि आप देखेंगे कि अगर आप न्यायालय में गए, आपने किसी एडवोकेट को हायर किया अपने केस के लिए, और वहाँ पर जो भी बातें हैं, जो भी वाद विवाद है, वो इंग्लिश में हो रहा है और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो वकील है वो कितनी कह सकते हैं ठोस तरीके से, कितनी मजबूती से अपने आपके केस को प्रस्तुत कर रहा है और वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या निष्कर्ष निकला, ये चीज़ें आपको पता नहीं चलती क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन वहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं वो इंग्लिश में हो रहे हैं। इसीलिए इसकी सुगमता को बनाने के लिए अब बहुत सारी आप देखेंगे कुछ जगहों पर, ऐसे कुछ जगहों पर हिंदी में भी चीज़ें होती हैं और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लेटर्स वगैरह भी हैं, या फिर आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई हैं जिसमें आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाता है या फिर वहाँ पर जो आपके वकील हैं वो आपकी तरफ से पक्ष रखते हैं आपका। आम आदमी से जुड़ाव की अगर बात की जाए तो जिस समय राजभाषा प्रावधानों को रखा गया था उस समय उसमें यह भी सुनिश्चित किया गया था कि जहाँ भी राजभाषा हिंदी में कार्य करते हुए कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़े वहाँ अंग्रेजी के शब्दों को यथावत देवनागरी में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजभाषा प्रावधानों को रखा गया था, उस समय यह भी सुनिश्चित किया गया था कि जहाँ भी राजभाषा हिंदी में कार्य करते हुए, यानी कि आप अगर हिंदी में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है लेकिन यूपी में आकर काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, किसी प्रशासनिक कार्यालय में है, उस वक्त आप उसे कुछ हिंदी में लिखना पड़े, पत्र लिखना पड़े या फिर कुछ भी, अगर वो लिख रहा है हिंदी में और उसे ऐसे कुछ शब्द हैं जो हिंदी में नहीं पता है उसे, तो वो क्या कर सकता है, उन्हें इंग्लिश की देवनागरी लिपि में लिख सकता है। यानी कि आप देखते हैं जो हम व्हाट्सएप पर चैट करते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर लिखना होता है मैं खाना खा रही हूँ, तो हम क्या करते हैं, वो शब्द इंग्लिश के हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं वो इंग्लिश के हैं, लेकिन जो लिखा गया वो देवनागरी लिपि में लिखा गया। यानी कि हम ये अगर पूछा है कि आप कैसे हो, तो हम ये नहीं पूछते हाउ आर यू, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि आप कैसे हैं। अल्फ़ाबेट इंग्लिश के हैं लेकिन उन्हें लिखा गया देवनागरी लिपि में, तो ये भी यहाँ पर किया जा सकता है। अगर कोई इंसान है उसे कार्यालयी हिंदी में लिखने में दिक्कत आ रही है किसी शब्द में, तो वहाँ पर वो इंग्लिश के शब्द का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन देवनागरी लिपि में, क्योंकि प्रशासन की अपनी सुनिश्चित शब्दावली होती है। ऐसे में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का अनुवाद संभव ही नहीं हो सकता है, इसलिए उन शब्दों को देवनागरी में लिप्यंतरित कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका इंग्लिश में मतलब कुछ और है, लेकिन जब हम उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो अगर एग्जैक्ट मतलब लिखते हैं तो उसका मतलब कुछ और निकलता है। यानी कि आपने कोई सेंटेंस लिखा और वहाँ पर जब उसे ट्रांसलेट किया एग्जैक्ट हिंदी में, एग्जैक्ट वर्ड को ट्रांसलेट किया आपने, तो पूरे सेंटेंस का मतलब ही अलग निकल गया। यानी कि एक शब्द को ज़रूरी नहीं है कि उसका एग्जैक्ट मतलब सेम निकले, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि हिंदी को आप लिखेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, लेकिन वो देवनागरी लिपि में होगा, जिससे सामान्य व्यक्ति उस पत्र के मंतव्य को समझ सके, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि जो पत्र लिख रहा है उसकी मंशा क्या है, उस पत्र को लिखने की, वो क्या लिखना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी,
आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आखिर का निष्कर्ष क्या निकलता है? समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिकों को उसके अधिकारों के प्रति जानकारी देना कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य है। यानी कि कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य है कि नॉर्मली जो लोगों से बात होती है उनकी, तो वो सहज रूप से हो सके, उनकी नीतियाँ जो है सरकार की वो आराम से लोगों तक पहुंच सकें। यही उद्देश्य है कार्यालयी हिंदी का। इसके अलावा शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना, यह सभी कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य हैं। यानी कि जब आप किसी भाषा को समझ रहे हैं, एज कार्यालयी भाषा में अगर कोई पत्र लिखा गया और वो आपको बताया गया और आपको हिंदी आती है, आप बहुत अच्छे से उस भाषा को, उनकी नीतियों को, सरकार की नीतियों को, हर चीज़ को समझ सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों की प्रति जानकारी ले सकते हैं। कह सकते हैं कि अवेयरनेस फैलाने में भी जो कार्यालयी हिंदी है उसका काफ़ी योगदान रहा है। तो यह सभी जो कार्य हैं, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो राष्ट्र के विकास में जो सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी है वो भी होती है। ये सभी कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य होते हैं। तो आज हमने देखा इस वीडियो में कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य को। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है आपको यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई हो। उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहली वीडियो में हमने कवर किया है हिंदी कार्यालयी हिंदी के स्वरूप को। दूसरे वीडियो में हमने आज कवर किया है कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य को, और अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र को। तो 3 वीडियो में हमारा कार्यालयी हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई अगला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस।